हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड इवनिंग। आप सभी को स्वागत है आज के इस क्लास में। फ्रेंड्स, बाल विकास के 25 प्रश्नों का मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज 2 है। सीरीज 1 इसके पहले हो चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप जा कर के वीडियो के कमेंट बॉक्स में देख लेंगे। फ्रेंड्स, इस सीरीज में कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को देखेंगे, थोड़ा उसको डिस्कस करते चलेंगे जो क्वेश्चन लगे कि इसमें थोड़ा हार्ड है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो वह कौन सा है। फ्रेंड्स, जीन पियाजे के द्वारा दिया गया बाल विकास के 4 अवस्थाएं हैं, उसके बारे में यहाँ पूछा गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था मतलब फॉर्मल स्टेज। दूसरा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा है संवेदी प्रेरक अवस्था मतलब सेंसरी मोटर स्टेज। और चौथा है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था मतलब कि कंक्रीट स्टेज। तो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि बच्चे जो होता है अमूर्त चिंतन करने लगता है, किसी वस्तु या स्थान के नाम को जान करके ही मतलब उसके बारे में कल्पना करने लगता है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में क्या करता है बालक कि छोटी छोटी वस्तुओं को पहचानने लगता है, अपने परिवेश की वस्तु को उसमें विभेद करने लगता है, नई सूचनाओं और अनुभवों को संग्रह करता है। फिर है कि सेंसरी मोटर स्टेज, ये सबसे पहला स्टेज होता है। इसमें बालक है कि संवेदनाओं को अपना व्यक्त करता है। बालक जैसे रो करके जिन वस्तु को प्रत्यक्ष देखता है उसके लिए वही उसका अस्तित्व है। और चौथा कह रहा है कि मूर्त सक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट स्टेज, यह स्टेज होता है 7 से 11 वर्ष के आयु को। इसमें भी बच्चा क्या होता है वस्तुओं को पहचानने लगता है, विभेदीकरण और उसमें साथ ही साथ वर्गीकरण की क्षमता भी विकसित हो जाती है और तर्क संगत भी थोड़ा बहुत करने लगता है। तो इसमें कह रहा है कि वस्तु व घटना को देख करके उसका चिंतन प्रारंभ करता है। तो इसका मतलब क्या है कि मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि इसमें जो चिंतन करता है बालक वस्तुओं को देख करके करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है मन का मानचित्रण संबंधित है। ऑप्शन देखेंगे साहसिक कार्यों के क्रिया योजना से, दूसरा कह रहा है बोध बढ़ाने के तकनीक से, और तीसरा कह रहा है कि मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो कह रहा है फ्रेंड्स मन का मानचित्रण, तो साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से मानचित्रण नहीं होगा। बोध बढ़ाने की तकनीक, ये भी सही नहीं है। तीसरा कह रहा है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान, तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शन अब देख लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले क्वेश्चन को समझना है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्या हो रहा है तो उसको संबोधित कैसे किया जा सकता है। पहला ऑप्शन कह रहा है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, तो ये तो पहले ही गलत हो गया, महंगी और चमकदार सामग्री नहीं होगा। सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना। तीसरा कह रहा है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। और चौथा कह रहा है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो फ्रेंड्स इसमें देखेंगे सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि अक्षमता, जैसे बालक को जिस सब्जेक्ट में या जिस क्षेत्र में उसका अक्षमता है उसके अनुरूप अगर शिक्षण पद्धति का उपयोग करेंगे तो उसको हम
सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करेंगे और उसका बेहतर तरीका अपनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? ऑप्शन देखेंगे। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, दूसरा कह रहा है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, तीसरा है सानिध्य की आवश्यकता और चौथा सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंध नहीं है। तो मनोवैज्ञानिक आवश्यकता देखेंगे कौन कौन है। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता ये है, दूसरा कह रहा है अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। तो इसका फ्रेंड्स यही हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंध नहीं है, ये बायोलॉजिकल नीड्स है, साइकोलॉजिकल नीड्स नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? क्वेश्चन कर रहा है कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे को संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीका से परिभाषित। ऑप्शन ए कर रहा है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, बी कर रहा है खेल का मैदान और सी है सभागार। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन ए जाएगा सही आंसर, क्योंकि विद्यालय और कक्षा पर्यावरण जो होता है उसमें संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? पावलोव को जाता है, पियाजे, स्किनर, इनमें से कोई नहीं। तो ये परिभाषा है और ये परिभाषा किनके द्वारा दिया गया है? तो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है कि बच्चा जो है दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? ऑप्शन देखेंगे। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है, दूसरा है मूल्यांकन प्रक्रिया, तीसरा शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु और चौथा कह रहा है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो पाठ्यचर्या शब्दावली किस ओर संकेत करती है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि पाठ्यचर्या जो संबोधित करती है, संकेत करती है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी का प्रतिदिन का अनुभव प्राप्त किया जाता है। और पाठ्यक्रम जो होता है, पाठ्यचर्या में पूर्ण अनुभव, पाठ्यक्रम जो कहते हैं उसको क्या कह सकते हैं? सिलेबस, जिसमें सिर्फ मतलब विषय वस्तु कंटेंट दिया हुआ होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसने कहा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? कर रहा है क्वेश्चन कि किसने कहा है कि संसार के बारे में खेल के माध्यम से सीखता है? पहला देखेंगे कि क्रो एंड क्रो, जॉन डीवी, गेसल, स्ट्रेंग। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा डी, कि स्ट्रेंग ने कहा है कि शिशु अपने संसार में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? पहला कह रहा है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा अंतः संबंध का सिद्धांत, तीसरा अंतः क्रिया का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। तो जो कभी नहीं समाप्त होती है, तो इसका मतलब क्या है? निरंतरता का सिद्धांत। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। फ्रेंड्स अगर हम अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? इसमें अवस्था के बारे में पूछ रहा है कि किस अवस्था में समवयस्क समूह के सदस्य हो जाता है। पहला है प्रौढ़ावस्था, दूसरा किशोरावस्था, तीसरा कह रहा है बाल्यावस्था और चौथा है पूर्व बाल्यावस्था। तो फ्रेंड्स इसका जो हो जाता है समवयस्क समूह, ऐसे भी देख रहे हैं यहाँ समवयस्क कह रहा है, जिसका किशोरावस्था में जो होता है बच्चा अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाल विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, किनके द्वारा की गई? तो बाल विकास यहाँ देख लेते हैं। ऑप्शन एरिक्सन के द्वारा, पियाजे के द्वारा, स्किनर के द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जीन पियाजे के द्वारा बाल विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है तो कहा जाता है संवेदन प्रनोद अवस्था, मतलब सेंसरी मोटर स्टेज, मूर्त क्रियात्मक अवस्था मतलब कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था कंक्रीट स्टेज, पूर्व क्रियात्मक अवस्था मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था मतलब फॉर्मल स्टेज। तो कह रहा है वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक चिंतन शुरू कर देता है। तो वस्तु और घटना को देख करके जब चिंतन शुरू करता है तो इसमें हो जाएगा मूर्त क्रियात्मक अवस्था, क्योंकि मूर्त क्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो होता है वस्तु को देख करके उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ऑप्शन देख लेंगे। यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। दूसरा कह रहा है यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तीसरा यह समय बिताने में सहायक होगा। और चौथा कह रहा है यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। तो ऑप्शन इसका बी जाएगा आंसर कि विद्यालय में जो विद्यार्थी को खेलना आवश्यक है वह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करता है। उससे सामाजिकता की भावना भी आती है और उसमें शारीरिक संतुलन भी बना रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का और औपचारिक शिक्षा का। तो फ्रेंड्स परिवार का जो है एक साधन है, अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कि कैसे विकसित कर सकता है? ऑप्शन देखेंगे। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, उन्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाकर, तीसरा कह रहा है आदर्श रूप में बर्ताव कर और चौथा कह रहा है अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। तो सबसे पहले अगर शिक्षक खुद आदर्श रहेंगे तो विद्यार्थी में खुद सामाजिक मूल्य का विकसित होगा। अगर महान व्यक्ति के बारे में बोलेंगे तो आज बच्चा याद रखेगा, कल भूल जाएगा। अच्छी कहानियाँ सुनाएंगे उसमें भी जितना दिन तक याद रहेगा उतना दिन तक वो उसको याद रखेगा। फिर आदर्श रूप में बर्ताव कर, अगर शिक्षक खुद अपने बर्ताव को सुधार करेगा, आदर्शिता को दर्शाएगा तो उसमें सामाजिक मूल्य अच्छे तरीके से विकसित हो जाएगा। इसका आंसर सी जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, दूसरा है एक सुबक्ता होना, तीसरा है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना और चौथा है कक्षा में समयानुवर्ती होना। तो फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक के लिए क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा कि जो शिक्षक वही सफल होता है और उसी को विद्यार्थी मतलब अपने आदर्श समझते हैं जो कि उनके कठिनाइयों को दूर करे। जैसे कोई प्रॉब्लम लेकर के आप टीचर के पास जाएंगे, आप कहेंगे जाइए जाओ बाद में बताएंगे, या फिर अपने से सोल्व कर लो या किसी से पूछ लो बोलेंगे, तो फिर शिक्षक उसके लिए आदर्श रहेगा। है सर तो कुछ बताते ही नहीं, छोड़ो। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बहुत तरीके से बच्चे वयस्कों के बराबर होते हैं। फिर दूसरा कह रहा है बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। तीसरा कह रहा है कि बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है और चौथा है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। तो फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता जो है दिया जाता है बचपन को, उसका ऑप्शन नंबर डी जाएगा आंसर कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, अनोखा काल इसको माना गया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। सुनिर्मित पाठों में, अभ्यास पुस्तिकाओं में,
नियोजित निर्देश में, स्वतंत्र अध्ययन में। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन डी होगा कि जो जो असंगठित परिवार से बच्चा आता है वो स्वतंत्र अध्ययन करने में वो असफल होता है, स्वतंत्रता उसको नहीं मिलती है और वो कुंठित होते रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चरित्र का विकास होता है। ऑप्शन ए है इच्छा शक्ति के द्वारा, नैतिकता के द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा, और डी कह रहा है ये सभी के द्वारा। तो फ्रेंड्स चरित्र का जो विकास होता है वो ये सभी के द्वारा है, इच्छा शक्ति के द्वारा भी, नैतिकता के द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए प्रशासनात्मक, प्रशासनात्मक नहीं होना चाहिए, निर्देशात्मक, आदर्शवादी, शिक्षाप्रद होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहला हो जाएगा कि निर्देशात्मक तो होता ही है, लेकिन इससे ज़्यादा बेस्ट देखेंगे शिक्षाप्रद भी होता है। तो सबसे ज़्यादा शिक्षक को आदर्शवादी होना चाहिए, क्योंकि बच्चे में सामाजिकता की भावना सबसे ज़्यादा शिक्षक को अपना आदर्श मानता है। प्राइमरी लेवल पर बच्चा किसी का बात नहीं मानता, लेकिन अगर टीचर कुछ बोल देते हैं तो उसको सर्वोपरि मानता है, इसलिए शिक्षक को खुद आदर्शवादी बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 क्या कह रहा है। बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है। ऑप्शन कह रहा है बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती है, ये तो लिंग रूढ़िबद्धता वाला का हो गया, लैंगिक पूर्वाग्रह, यह गलत हो जाएगा। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था। तीसरा कह रहा है किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ है। चौथा कह रहा है बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक है। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी होगा। ऐसे इसमें लग रहा है कि जैसे ये तीनों में से सभी हो रहे हैं, लेकिन अभी जो है बालिकाएं की मात्रा बालकों से कम है, इसलिए अल्पसंख्यक के कैटेगरी में इसको रखा गया है। यहाँ देखिए कह रहा है कि बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, तो ये भी लैंगिक पूर्वाग्रह का उदाहरण है। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं, ऐसा थोड़ी है, बालिकाएं सिर्फ समर्थ हो कैसे होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? उसे डांटेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, या इनमें से कोई नहीं। अगर विद्यार्थी आपको कम सम्मान देगा तो उसको डांटेंगे, डांटने से और वो सम्मान देने लगेगा, उससे तो डर करके सम्मान देगा। उसकी उपेक्षा करेंगे, उपेक्षा करेंगे तो क्या उससे सम्मान मिलने लगेगा। परीक्षा में कम अंक देंगे, ये सब तो हो गया भेदभाव वाली भावना। इसलिए तीनों जब कट हो रहा है तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? किशोरावस्था, दूसरा है वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। तो फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा किशोरावस्था, किशोरावस्था में समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाता है बालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चों में सबसे अधिक होना संभव है। ऑप्शन देखेंगे कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, दूसरा कह रहा है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, तीसरा कह रहा है अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित कर देना, और चौथा कह रहा है वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। तो फ्रेंड्स इसमें होगा सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है बी जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। 12 वर्ष के जो बालक होता है उसमें समकक्षी मतलब किशोरावस्था में आने लगता है बालक, इसलिए वो समकक्षी समूह के लिए बेचैन रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? उत्तरदायित्व की अनुभूति, आज्ञाकारिता, सहभागिता, ईमानदारी। तो फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा सबसे बेस्ट आज्ञाकारिता, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है विद्यार्थी की आज्ञाकारिता होती है। चलिए थैंक यू। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए
और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।